सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को लाया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से जो पार्ट 4 है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही आसानी से आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को आई होप कोई भी और सोर्स नहीं लगेगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो है, डेढ़ दो पेज का है ये, देखिए इतना है डीपीएसपी। पूरा इजीली आपको बता दूंगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो है डीपीएसपी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पार्ट 4 का आर्टिकल अब 36 से लेके 51 तक है, ठीक है। लेकिन मैं शुरू करूँगा यहाँ से, ठीक है। सिंपली बोलूँ तो हमारा जो डीपीएसपी है इसको जनरली 3 कैटेगरी में रखा गया है प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। कुछ होता है सोशलिस्ट, कुछ होता है गांधीयन, कुछ होता है वेस्टर्न लिबरल। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सोशलिस्ट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, गांधीयन में कौन कौन से है और वेस्टर्न लिबरल में कौन कौन से है। क्यों सोशलिस्ट है, क्यों गांधीयन? जब आर्टिकल के अंदर जो चीज़ है उसके हिसाब से इन लोगों को भाग किया गया है। जो कि सोशलिस्ट आप देख सकते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43A, 45। उसके बाद गांधीयन शुरू होता है 40 से। उसके बाद जो वेस्टर्न है 44, 45, 48, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं बाद में आता हूँ। अभी शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। हमारा जैसे मैंने बताया आर्टिकल 36 से शुरू होता है डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में क्या हुआ लिखा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिया हुआ है। अब ये डेफिनेशन स्टेट क्या है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा है सेम एस पार्ट 3। पार्ट 3 में हम सबको पता है फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 में भी आपका जो स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो वो डेफिनेशन है यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, इसमें कोई कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला आर्टिकल 36। 37 पे क्या हुआ है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। सिंपली हम सबको पता है फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल मतलब कोई भी इंसान कभी भी और या फिर कोर्ट भी अगर कहीं पे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस पर केस किया जा सकता है। लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, इस पर कोई केस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन मतलब दिया गया आर्टिकल पे, इसमें भी कोई अगर कोई फॉलो भी नहीं करता तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता, जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप देखिए कि लिखा हुआ है गवर्नेंस कंट्री को गवर्न करने के लिए पॉलिसी बनाते समय स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये डीपीएसपी को फॉलो करता है। क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर कंट्री है, तो लोगों के भलाई के लिए ही पॉलिसी बनाया जाता है। लेकिन पॉलिसी कैसे बनाएंगे, कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा कैसे पता चलेगा, डीपीएसपी को फॉलो करके ही बनाया जाता है। बाकी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आर्टिकल 38 पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ पीपल। स्टेट का मतलब स्टेट जो भी स्टेट होता है या फिर आप कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका काम क्या होगा, पब्लिक के भलाई के लिए सोचना पड़ेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। कैसे ये वेलफेयर करेंगे, इसके लिए लिखा हुआ मिनिमाइज इनइक्वालिटी को कम करना होगा इन इनकम में, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो हर चीज़ में ये सबको बराबर में बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा कोई कम। आप ईओ को इसे इग्नोर कर दीजिए कि मेरे एग्ज़ाम के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए तो इसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा हुआ आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 39 में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टू सिक्योर। तो स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होगा, पहला है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। लाइवलीहुड हर एक सिटीजन के लिए दिया गया है, जो कि हम आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी हमें क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 में भी सेम बात की गई है, यहाँ पे भी यही बात की गई है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। जितने भी रिसोर्सेस है कम्युनिटी में उन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 2 नंबर गया। तो तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब किसी एक इंसान को ही मतलब पूरा पैसा एक ही जगह पे कंसंट्रेशन, या फिर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर है और कोई एकदम ही ना खाए मर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 4th क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। समान काम के लिए समान पैसा देना पड़ेगा, वो लड़का हो या लड़की हो,
ठीक है। तो 5 नंबर पे क्या है, रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस अगेंस्ट एब्यूज़। मतलब क्या है, हेल्थ सबको प्रॉपरली मिलना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा नहीं है जिसका मतलब मनी से फिजिकली स्ट्रांग है वो तो ऑब्वियसली वीकर को दबोचने का मतलब हर तरीके से कुछ ना कुछ ख़राब करने की सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीक है समाज में उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट जो है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी बताया गया है। और आर्टिकल 39A देखिए, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये जो है 1976 इसे नया ऐड किया गया था। आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा, जो अमेंडमेंट 42 है उसका एक दूसरा भी नाम है, वो नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 39A पे लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। गरीब इंसान के पास पैसा नहीं होता है कि वो जाके वकील को पैसा दे के लाए अपना केस लड़वाने के लिए, तो उस समय गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उन लोगों के लिए, जो फ्री लीगल एड देना पड़ेगा, जो कि अब 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया ये जस्टिसेबल नहीं है DPSP, ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, अगर करेगी तो अच्छी है, नहीं तो नहीं। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पंचायत बनाना पड़ेगा, जो कि 1992 पे शायद बनाया गया था। पार्ट 11 पे शायद एंट्री किया गया था, पार्ट 11-12 ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत बनाया गया था। देखिए DPSP बनाया गया था हमारा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन तो कब का बनाया गया था, लेकिन जो इसका पंचायत 1992 40 साल बाद बनाया गया था। तो एक्चुअली ये प्रॉपर गवर्नमेंट को गाइड करता है कैसे पॉलिसीज़ बनाएगा। उसके बाद 41 पे लिखा है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। जिसके पास काम नहीं है उसको काम मिल जाए, ऐसा कुछ फैसिलिटी मतलब ऐसा कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन को भी सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, बराबर काम करने का मौका भी मिलना चाहिए। अगर कोई डिसेबल हो गया काम करते करते उसका लिए अलग से बेनिफिट, या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो गवर्नमेंट का स्कीम देख सकते हैं बेनिफिट देता है, इस सभी के इसके अंदर ही आता है। उसके बाद आता है हमारा 42 आर्टिकल, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। जहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं वहाँ पे काम करने का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं गंदे नाले कहीं पे भी काम करवा दो, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ, जो प्रेग्नेंट वुमेन काम करते हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर जो कि फैसिलिटी होना चाहिए, ये आर्टिकल 42 में क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल अभी देखिए आर्टिकल 43A पे क्या कहा गया है, पार्टिसिपेट ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इसे भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। 43A वर्कर का जो मैनेजमेंट है वहाँ पे उन लोगों का भी पार्टिसिपेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो जो पॉलिसी होता है वो वर्किंग कंडीशन वो एम्प्लॉयर अपनी तरीके से ही बनाता है। अगर कोई वर्कर जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन जाता है तो वो लोग एडवाइस कर सकते हैं जी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता है जो लोग काम करते हैं वहाँ से, तो उन लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा, तो इसके लिए ही 43A को लाया गया था। उसके बाद 43B, इसे भी 1976 में ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 2011 में अमेंडमेंट करके बनाया गया था, इसके भी है, ठीक है। उसके बाद 44 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है इसे बनाने की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में ही दिया गया है। आर्टिकल 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। पहले 6 से 14 ईयर था, लेकिन अभी इसे फंडामेंटल राइट करके दिया गया 21A पे। लेकिन यहाँ पे किया गया है
अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब हेल्थ फैसिलिटी देना पड़ेगा और एजुकेशन भी देना पड़ेगा 6 ईयर तक, ठीक है। इसे अमेंड कर दिया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में। ये गया 45। उसके बाद है 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड ई कॉमर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। यहाँ 46 में वीकर सेक्शन के बारे में बताया गया है, उन लोगों को एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखा जाए इसके लिए 46। और 46 में है 47 आर्टिकल में लिखा गया है रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ प्रोविजन ऑफ कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। न्यूट्रिशन के बारे में और ड्रग्स अल्कोहल ये सब को प्रोहिबिट करने के लिए बोला गया है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 में किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोविजन ऑफ स्लॉटेज ऑफ काउ कार्स एंड अदर, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने की बात की गई है। लेकिन ये भी बताया गया है जो प्रोहिबिट करना पड़ेगा, जो काउस कार्स एंड अदर एनिमल है उन लोगों को, मतलब जो लोग मार देते हैं ऐसे ही शिकार करते हैं, ये सब प्रोहिबिट करने के लिए बताया गया है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48A में बताया गया है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सिंपल है, इसमें इससे भी 1976 में ऐड किया गया था। तो आर्टिकल 49 पे बताया गया है माउंटेन और जो इतने भी नेशनल इम्पोर्टेंस की प्लेसेस हैं उन सबको सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखने के लिए बोला गया है सर्विस में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 51। आर्टिकल 50 से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलूँगा। एक रीट्स होता है, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक सर्वेंट को रीट जारी कर सकता है अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। प्रमोट ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट ऑनर रिलेशन बिटवीन नेशन, मतलब दुनिया के सारे नेशन के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बात की गई है। इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को प्रॉपरली फॉलो करने की भी बात की गई है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है आर्बिट्रेशन के द्वारा इसे ठीक करने की बात की गई है। तो ये रहा अपना 51 तक। इसमें भी थोड़ी एक्चुअली ये तो DPSP है, लेकिन DPSP के बाहर भी कुछ ऐसे आर्टिकल है जो कि लगता है DPSP की तरह ही वो लोग इन लोगों को भी बनाया गया है। जैसे कि मतलब कभी कभी MCQ आ जाता है कुछ ऐसे आर्टिकल के नाम बताने के लिए जो कि DPSP से बाहर है लेकिन उनका मीनिंग सेम ही होता है। जैसे कि क्लेम ऑफ SC ST टू सर्विसेज आर्टिकल 335, इंस्ट्रक्शन इज इन मदर टंग आर्टिकल 350A, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल 351। तो ये रहा DPSP। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। अगर आप एक वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को पूरा आर्टिकल याद आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। जस्ट वेलफेयर के लिए, इंसान के वेलफेयर के लिए क्या क्या होना चाहिए यही इंस्ट्रक्शन दे के गया था हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है वो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और जो मैंने 2 सवाल के उसका आंसर भी दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।